क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन इथाइलमीन गिव्स। 26 क्वेश्चन है इथाइलमीन या इथेनमीन, ये चीज है। अब इसमें नाइट्रस एसिड ऐड करना है। नाइट्रस एसिड आपको पता है कि हाईली रिएक्टिव या हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। इसकी हमेशा इन सीटू प्रिपरेशन की जाती है, दैट इज विद इन द रिएक्शन मिक्सचर। कैसे करते हैं? बाय द एक्शन ऑफ HCl ओवर नाइट्रस सोडियम नाइट्राइट NaONO। इस तरह से ये दोनों आपस में रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ये नाइट्रस एसिड इमीडिएटली प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करके उसको अमीनो ग्रुप को अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो जो डी ऑप्शन में दिया गया है, दैट इज इथेनॉल प्लस N2 नाइट्रोजन गैस मिलेगी। फिर इसके बाद 27th क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ पेंटेनॉल C5H11OH फॉर्मूला गिवन है विल बी प्राइमरी अल्कोहल्स। अब इनके लिए नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं होता है, इसलिए ये हमें स्ट्रक्चर्स बनाकर ही काउंट करना पड़ेगा। तो 27th क्वेश्चन है, आपको गिवन है C5H11OH। इसके कितने आइसोमर्स होंगे जो प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे? तो इसके लिए एक हम स्ट्रेट चेन कर लेते हैं ड्रॉ 5 कार्बन की। 1 पेंटेनॉल, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। यहां पर OH लगे या यहां पर OH लगे तो ये होंगे पोजीशन आइसोमर्स, पर ये प्राइमरी अल्कोहल्स नहीं होंगी बल्कि सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगी। हमें चाहिए सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स। तो एक आइसोमर होगा ये, यहां पर मैंने हाइड्रोजन्स नहीं लिखे, सिर्फ कार्बन एटम्स ही शो किए हैं। फिर उसके बाद हम कर देते हैं ब्रांचिंग। 5 कार्बन एटम्स हो गए ये। अब मिथाइल ग्रुप की पोजीशन या तो यहां पर हो सकती है या इधर भी हो सकती है, यानी कि OH ग्रुप वाली कार्बन के अकॉर्डिंगली या सेकंड कार्बन पे या थर्ड कार्बन पे, यानी कि हमें इस टाइप के 2 आइसोमर्स मिल जाएंगे जिसमें मिथाइल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। फिर यहां पर एक ब्रांच बनाई थी, अब इसके बाद 2 ब्रांचेस हम कर लेते हैं लाइक दिस। तो इस केस में OH ग्रुप चाहे इस कार्बन पे लगे, चाहे इस पे, चाहे इधर, जहां मर्जी लगे, सिर्फ एक आइसोमर ही होगा। तो इसके अलावा कोई और आइसोमर जो है वो प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनता है। तो प्राइमरी अल्कोहल्स इस तरीके से हम देखते हैं कि 4 ऑब्टेन होती हैं। तो इसलिए 27th क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि 4 आइसोमर्स होंगे इसके जो प्राइमरी अल्कोहल्स होंगी, बाकी सारे या सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल्स होंगी जो अल्कोहलिक आइसोमर्स हैं इसके। बाकी इसके अलावा ईथर्स तो हो ही सकते हैं। फिर इसके बाद 28th क्वेश्चन है कि इथेनॉल कंटेनिंग सम मीथेनॉल इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड मिथिलेटेड स्पिरिट और डिनेचर्ड स्पिरिट। क्योंकि आपको बताया गया था कि इथेनॉल को एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। तो बहुत ज्यादा यूज होने के कारण, और साथ में इथेनॉल काफी एक चीप कंपाउंड होता है, बड़ी सस्ती होती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो ऐसे में अगर इंडस्ट्रीज में लोग इसको कंज्यूम करें तो फिर नेचुरल बात है उनकी काम की जो होगी यील्ड उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको पीने से रोकने के लिए उसमें थोड़ी बहुत मीथेनॉल या पिरिडीन ऐड करके हम उसको डिनेचर कर देते हैं, यानी कि पीने लायक नहीं रहने देते। तो इथेनॉल कंटेनिंग सम मीथेनॉल इज कॉल्ड मिथिलेटेड स्पिरिट और डिनेचर्ड स्पिरिट। तो 28th क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन। सिमिलरली 29th क्वेश्चन है कि माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल विद H2O2 एंड FeSO4, मतलब अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करें विद फेंटन रिएजेंट तो हमें मिलेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इन दोनों का मिक्सचर।
जिस मिक्सचर को हम ग्लिसरोज कहा करते हैं, कि जैसे ये है ग्लिसरोल, ग्लिसरोल की अगर हम ऑक्सीडेशन करें विद फेंटन्स रिएजेंट दैट इज H2O2 एंड FeSO4, तो इससे दो आइसोमर्स बनते हैं। एक आइसोमर बनेगा ग्लिसरैल्डिहाइड और दूसरा आइसोमर बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इन दोनों के मिक्सचर को हम कॉमनली ग्लिसरोज बोल देते हैं। तो इस तरीके से ग्लिसरीन में या प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयोल में अगर हम ऐड करें फेंटन्स रिएजेंट तो हमें मिलेगी ग्लिसरोज। ये 29th क्वेश्चन था। फिर 30th क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? ये मैंने आपको इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स में करवाया था कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करते हैं। तो यहां पर आपको ऑप्शंस दे रखी हैं तीन। तो नाइट्रोफिनोल्स हैं, जैसे ए ऑप्शन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, सी ऑप्शन पैरानाइट्रोफिनोल और डी ऑप्शन है, ये तो चलो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन है, ये तो एल्केलाइन ही होगा, सॉरी डी ऑप्शन है मेटानाइट्रोफिनोल। ऑर्थो, पैरा और मेटा में पैरा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ऑर्थो उससे वीक और मेटा उससे भी वीक। फिर पैरा क्लोरोफिनोल में क्लोरीन एटम जो है वो नाइट्रो ग्रुप से थोड़ा वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसलिए जो पैरा नाइट्रोफिनोल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर 31st क्वेश्चन है कि फिनोल इज मोर रेडिली सॉल्युबल इन। फिनोल किसमें सॉल्युबल होगी? फिनोल वाटर में तो बड़ी स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है, यानी कि जरा सी डिसॉल्व होती है, ज्यादा नहीं। पर अगर हम फिनोल को डिसॉल्व करें इन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, यानी कि किसी अल्कली के सोल्यूशन में हम डिसॉल्व करें तो हमें मिलता है उसका सोडियम सॉल्ट। जैसे हमने फिनोल्स में ये रिएक्शन भी की थी कि फिनोल्स रिएक्ट कर जाती हैं केमिकली विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH टू फॉर्म सोडियम सॉल्ट एंड वाटर। तो सोडियम फिनॉक्साइड इस तरह से एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है अगर, तो वाटर में ये फ्रीली सॉल्युबल होगा। तो इसलिए 31st क्वेश्चन का जो सही आंसर है, फिनोल सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगी NaOH के सॉल्यूशन में। फिर 32nd क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद H2SO4 डज नॉट गिव। इथेनॉल की रिएक्शंस हमने H2SO4 के साथ की थी कि लो टेम्परेचर पे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। थोड़ा हाई टेम्परेचर अगर हम कर दें, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था 383 केल्विन पे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, 413 केल्विन पे डाई इथाइल ईथर बन जाती है, और उससे भी हाई टेम्परेचर पर यानी कि 443 केल्विन पर एलिमिनेशन रिएक्शन होके इथिलीन बन जाती है। पर एसिटिलीन इथेनॉल से कभी भी नहीं बनती बाय डिहाइड्रेशन विद H2SO4। तो इसलिए एसिटिलीन कभी भी इथेनॉल से ऑब्टेन नहीं होगी जब हम उसकी एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं। तो 32nd क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी ऑप्शन। फिर 33rd क्वेश्चन है कि इन इथेनॉल द बॉन्ड दैट अंडरगोज हेट्रोलिसिस ड्यूरिंग इट्स एस्टेरिफिकेशन विद इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इज। तो ये जब मैंने आपको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करवाई थी तब मैंने विद मैकेनिज्म ये बात एक्सप्लेन की थी कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इथेनॉल के साथ जब रिएक्शन करता है अंडर एसिडिक कंडीशंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, तो तब जो एस्टर बनना होता है उसमें
जो ऑक्सीजन है वो कहां से आती है? ऑक्सीजन आती है कार्बोक्सिलिक एसिड से। इस तरह से वाटर की एलिमिनेशन होती है। तो यहां से हमें मिलेगा ये वाला एस्टर। प्लस वाटर, और वाटर में जो ऑक्सीजन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आती है, ना कि अल्कोहल से। और हमारा क्वेश्चन था कि इथेनॉल में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इथेनॉल में बेटा जी बी ऑप्शन में गिवन है कि OH बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे मैंने ये यहां पर शो किया है, जब हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की थी तब मैंने यही क्वेश्चन विद मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन किया था। फिर 34th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नॉन एरोमेटिक अल्कोहल। तो ये भी जब हमने फिनोल शुरू की थी तब मैंने आपको ये बात बताई थी अच्छे तरीके से कि फिनोल जो है ये कभी भी एरोमेटिक अल्कोहल्स की कैटेगरी में नहीं आती है। फिनोल इज नॉट एन अल्कोहल। ये नहीं कहना कि बेंजीन रिंग तो एरोमेटिक है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर हम OH ग्रुप लगा दें तो ये एरोमेटिक अल्कोहल बन गई। ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं बल्कि फिनोल है। एरोमेटिक अल्कोहल्स होती हैं कि जिस कंपाउंड में एरोमेटिक रिंग भी हो और एलिफेटिक पार्ट के साथ OH ग्रुप लगा हो। जैसे सबसे छोटा एरोमेटिक अल्कोहल है ये बेंजाइल अल्कोहल। तो इसी तरीके से इससे बड़ा जो एरोमेटिक अल्कोहल है, जैसे 34th क्वेश्चन की ऑप्शंस देखो आप। ए ऑप्शन है फिनोल, वो तो मैं बता चुका कि एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है। बी ऑप्शन है क्रीसोल, यानी कि OH ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा दें। तो OH ग्रुप तो बेंजीन रिंग के ऊपर ही लगा है, तो वो फिनोल का डेरिवेटिव हम गिनेंगे। और क्विनोल में बेंजीन रिंग के ऊपर 2 OH ग्रुप्स लगा दें, लगे तो बेंजीन रिंग के ऊपर ही हैं, तो ये एरोमेटिक अल्कोहल्स नहीं है। एरोमेटिक अल्कोहल्स जो होती हैं उनमें एलिफेटिक चेन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कंपाउंड है 2 फिनाइल इथेनॉल। इसमें जो बेंजीन रिंग है उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो ओपन चेन के साथ है। तो ओपन चेन यहां पर पेरेंट चेन है और जो एरोमेटिक रिंग है वो एक यहां पर सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन है, साइड चेन के तौर पे एक्ट करती है। तो इस तरीके से 34th क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज सी ऑप्शन 2 फिनाइल इथेनॉल। फिर 35th क्वेश्चन है थोड़ा सा सोचने वाला कि इन एल्काइल नाइट्राइट्स द ऑक्सीजन ऑफ ONO ग्रुप इज लिंक्ड विद कार्बन। तो जैसे हम ये सिंपलेस्ट या वेरी सिंपल इथाइल नाइट्राइट की बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन अटैच्ड है टू ए कार्बन एटम। तो एल्काइल नाइट्राइट जो है ये एक्चुअल में है क्या? तो यहां पर हमें देखना होगा कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करके एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं तो उससे बनता है एस्टर। तो इसी तरीके से अगर हम नाइट्रस एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन करवाएं तो एक तरफ से H और दूसरी तरफ से OH ग्रुप वाटर निकलकर ये इथाइल नाइट्राइट बनता है। तो ये भी एक एस्टर है। इसमें नो डाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं है, पर फिर भी जो मिनरल एसिड है वही सही, पर रिएक्शन तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही हो रही है। तो इसलिए 35th क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि एस्टर। फिर 36th क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2 फिनाइल प्रोपीन। टू फिनाइल प्रोपीन है ये वाला कंपाउंड। इसकी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करनी है, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में वाटर ऐड करना है। तो बेटा जी इस वाटर
में जब हम एसिड ऐड करेंगे तो वाटर की आयोनाइजेशन होकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेंगे। हमें पता है कि एल्कीन्स में यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, तो H पॉजिटिव पहले जाएगा इस CH2 ग्रुप वाली कार्बन के साथ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। जैसे ही H पॉजिटिव इधर जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स भी इधर को शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि यहां पर CH3 बनेगा और इस कार्बन के ऊपर, सेंट्रल कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो चीज हमें ऑब्टेन होगी वो कुछ इस तरह से है। यहां पर होगा CH3 और यहां पर है पॉजिटिव चार्ज। इसके साथ अब OH नेगेटिव जाके अटैच हो जाएगा। तो जो कंपाउंड हमें मिला वो कौन सा कंपाउंड है? दिस इज 2-फिनाइल प्रोपेन 2-ओल। तो इसका IUPAC नेम है 2-फिनाइल। यहां पर बेंजीन रिंग को हमने एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज किया है, इसलिए इसके लिए प्रीफिक्स फिनाइल यूज किया गया है। 2-फिनाइल प्रोपेन 2-ओल। अब सफिक्स क्योंकि एक वोवल से शुरू हुआ, ओल से, ओ से, तो इसीलिए प्रोपेन का लास्ट ई हमने रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से 36 क्वेश्चन का सही आंसर बनता है सी ऑप्शन। फिर 37th क्वेश्चन है कि द कंपाउंड विच विल रिएक्ट फास्टेस्ट विद ल्यूकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। तो ल्यूकास टेस्ट में हमने देखा था कि प्राइमरी अल्कोहल जो हैं वो तो 10 मिनट लगाती हैं हीट करने पर, तब जाके रिएक्शन करती हैं, टर्बिडिटी आती है सॉल्यूशन में। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में 5 मिनट्स हीट करना होता है और टर्शरी अल्कोहल जो है वो तो इंस्टेंटली रिएक्ट करके टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देती है। तो इस तरीके से जो टर्शरी अल्कोहल हमने डिटरमिन करनी है, ए ऑप्शन है ब्यूटेन 1-ओल, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। बी ऑप्शन ब्यूटेन 2-ओल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सी ऑप्शन है 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ओल, तो ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है। सिर्फ डी ऑप्शन है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल जो एक टर्शरी अल्कोहल है, तो ये रिएक्ट करेगी फास्टेस्ट विद ल्यूकास रिएजेंट। फिर 38th क्वेश्चन है द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन एक दूसरे के ही सिनोनिम्स हैं, यानी कि दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, एक ही है। कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन एक ही चीज होते हैं। 38th क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन, क्योंकि ये है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसे तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर हैं दो दो लोन पेयर्स। पहले यहां पर होगी प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, नहीं टॉलरेट करेगी तो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर वाटर निकल जाएगा, तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, यानी कि एक टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा जो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ए ऑप्शन में प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है, सी ऑप्शन में भी प्राइमरी और डी ऑप्शन में सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है। टर्शरी कार्बोकेटायन सिर्फ बी ऑप्शन में बनता है, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। फिर इसके बाद 39th क्वेश्चन है दी आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये कौन कौन से कंपाउंड्स हैं यहां पर? एक तो है जो अल्कोहल यानी कि ब्यूटेन 1-ओल या नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड है ब्यूटेनल, यानी कि ये है एक एल्डिहाइड। और थर्ड कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में, बॉइलिंग पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये इतनी एक्सटेंसिव होती है कि दे एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म इवन इन दी वेपर फेज। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होगा, हाईएस्ट होगा। उसके बाद अल्कोहल का नंबर आएगा क्योंकि इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी।
पर एल्डिहाइड्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, सिर्फ वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस ही है। वीक तो नहीं है पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरेटिवली वीक है, तो इसलिए मैंने बोला। तो इसमें सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट है थर्ड कंपाउंड का, फिर उसके बाद नंबर 1, और सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट होगा सेकंड कंपाउंड का, यानी कि एल्डिहाइड का। तो 39th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी। फिर 40th क्वेश्चन है दी प्रोडक्ट। ये जो क्वेश्चन हमने किया डिस्कस, ये आईआईटी में 2002 में पूछा गया था। जो आईआईटी का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें ये पूछा गया था 2002 में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो आईआईटी में ही 2004 में पूछा गया था। द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2-फिनाइल प्रोपीन। 2-फिनाइल प्रोपीन है ये, इसकी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करनी है। तो बेटा जी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में हाइड्रेशन ऑलवेज फॉलोज मार्कोनिकॉव्स रूल, यानी कि हाइड्रोजन जाएगा टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स और OH ग्रुप जाएगा टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। अगर हम इसमें एसिडिफाइड वाटर ऐड करेंगे तो H पॉजिटिव जाएगा CH2 के पास और OH नेगेटिव जाएगा जो सेंट्रल कार्बन है उसके ऊपर। तो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा ये वाला, यानी कि 2-फिनाइल प्रोपेन 2-ओल। तो ये है सी ऑप्शन में दिया गया 2-फिनाइल प्रोपेन 2-ओल। तो 40th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी ऑप्शन। फिर 41st है द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर साइक्लोहेक्सीन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन इज बाय यूजिंग। साइक्लोहेक्सीन बनानी है साइक्लोहेक्सेन से तो डिहाइड्रेशन करनी है। ए ऑप्शन दे रखी है ल्यूकास रिएजेंट, तो ये डिहाइड्रेशन तो कभी नहीं करता, सिर्फ हेलोजन लगाता है। सी ऑप्शन है HBr, ये भी डिहाइड्रेशन नहीं करती। डी ऑप्शन है कंसेंट्रेटेड HCl, तो ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है। H3PO4 जो है कंसेंट्रेटेड H3PO4 या फॉस्फोरिक एसिड, ये एक वीक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड से थोड़ा वीक होता है, इसलिए ये साइक्लोहेक्सेन की डिहाइड्रेशन कर देगा। तो ये क्वेश्चन आया जो 41st क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन है बी। तो ये क्वेश्चन आईआईटी के पेपर में 2005 में पूछा गया था। फिर 42nd क्वेश्चन है कि सोडियम मेटल इज एडेड टू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ये, इसमें ऐड की गई सोडियम मेटल। तो नो डाउट ड्राई ईथर हम यूज करेंगे सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट को मॉइस्चर से फ्री रखना होगा टू कीप द सोडियम सेफ। यहां पर हाफ मोल ऑफ H2 विल बी लॉस्ट। तो फिर इसके बाद इथाइल ब्रोमाइड इसमें ऐड करेंगे हम, यानी कि ब्रोमो इथेन। तो आपको पता है कि मेटल और हेलोजन ये तो एकदम से NaBr की फॉर्म में निकल जाएंगे और हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, अब ये अनसिमेट्रिकल ईथर है तो इसकी प्रेपरेशन में मैंने आपको रूल बताया था विलियमसन सिंथेसिस में कि जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है दैट शुड कम फ्रॉम दी हेलो एल्केन। अगर हम बिगर एल्काइल ग्रुप के टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को हेलो एल्केन से लाते तो SN1 मैकेनिज्म होने के बाद डिहाइड्रेशन होकर आइसोब्यूटिलीन बन जाती, ना कि ये वाला कंपाउंड। तो इसलिए अगर ईथर एंड प्रोडक्ट बनाना है तो तब हेलोजन शुड बी अटैच टू द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। तो इस तरीके से जो 42nd क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि ईथर। तो 43rd क्वेश्चन है कि गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें MnO2 यूज किया गया है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो MnO2 एक बड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये वैसे तो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता, पर अगर कोई कंजुगेटेड अल्कोहल हो
यानी कि उसमें जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड हो तो उसकी ऑक्सीडेशन करके ये उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वाला कंपाउंड हमें दे रखा है, इसमें अगर हम MnO2 डालेंगे तो जो कंजुगेटेड OH ग्रुप है डबल बॉन्ड के बिल्कुल कंजुगेटेड, उसकी ऑक्सीडेशन होकर वो कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अब आप देख सकते हो पाई पाई कंजुगेशन के कारण रेजोनेंस होती है, इसलिए ये कंपाउंड काफी स्टेबल रहेगा। तो इसीलिए जो 43rd क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन है ए। तो 43rd का जो करेक्ट आंसर है वो आया ए। फिर 44th क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन है। तो एसिडिक डिहाइड्रेशन मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में सेटजेफ रूल किया था, तो एसिडिक डिहाइड्रेशन भी सेटजेफ रूल को ही फॉलो करती है। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंगली सिर्फ सी ऑप्शन में जो प्रोटॉन है वो उस बीटा कार्बन से रिमूव हुआ जिसके साथ सबसे कम हाइड्रोजन है, यानी कि 2 हैं। तो 44th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है सी। फिर 45th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस वुड प्रोवाइड द बेस्ट सिंथेसिस ऑफ 2-ब्यूटेनॉल। तो 2-ब्यूटेनॉल का बेस्ट सिंथेसिस हमें देखना है, तो वो किस तरह से होगा। तो ये हम अल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में स्टडी करते हैं कि जो ए ऑप्शन है उससे हमें जो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी ब्यूटेन 1-ऑल बनेगी। किस तरीके से बनेगी मैं ये भी आपको बता देता हूं। यहां पर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इपॉक्सी इथेन यूज की। तो यहां पर C नेगेटिव होगा तो ये जाएगा इधर, पाई बॉन्ड बॉन्ड जो है ऑक्सीजन का विद कार्बन, ये ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होकर बन जाएगा हमारे पास ये इधर ये वाला CH और ये फिर उसके बाद ये वाला CH2 इस तरह से अटैच हो जाएंगे और ऑक्सीजन के साथ MgBr ग्रुप आके जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। फिर इसमें हम अगर एसिडिफाइड वाटर डालें, एसिडुलेटेड वाटर डालें, तो तब हमें मिल जाएगी ब्यूटेन 1-ऑल। प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ जो ए ऑप्शन है उससे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी, बी ऑप्शन में तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सी ऑप्शन में कीटोन में अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करें तो टर्शरी अल्कोहल बनती है। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो सिर्फ डी ऑप्शन में बनेगी, जिसमें मैंने बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करें तो प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करें तो सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। तो 45th क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी ऑप्शन ही। फिर 46th क्वेश्चन है। 46th क्वेश्चन में भी प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये भी एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है और जो कि सेटजेफ रूल फॉलो करेगी। पहले एक टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा और वो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंगली जिस कार्बन के पास सबसे कम हाइड्रोजन है वहां से ही एक प्रोटॉन रिमूव करेगा। तो इसके बाद 47th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल अंडरगो इजीएस्ट डिहाइड्रेशन। किसमें डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होगी। डिहाइड्रेशन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। 47th क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है दैट इज डी। अब डी ही क्यों सही है, बाकी और कोई सही क्यों नहीं है, ये मैं आपको यही ऑप्शन कंसिडर करके एक्सप्लेन करता हूं बात। 47th क्वेश्चन की जो डी ऑप्शन दी गई है वो है ये, यहां पर मीथॉक्साइड ग्रुप है जो रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा और ये है अल्कोहल। जब हम इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे पहले OH ग्रुप की प्रोटोनेशन होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, नहीं टॉलरेट करेगी तो वाटर यहां से निकल जाएगा और हमें मिलेगा ये वाला कार्बोकेटाइन। जब बेंजीन रिंग की
ऊपर जो कार्बन लगी हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो इसको बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बोलते हैं। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज होता है, यानी कि बेंजीन रिंग से ऊपर को इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब अगर रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगी, ज्यादा स्टेबलाइज करेगी कार्बोकेटाइन को, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए बेंजीन रिंग। अगर आप ए ऑप्शन देखो तो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि नाइट्रो ग्रुप लगा है, जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच तो होने ही नहीं देगा। फिर बी ऑप्शन में क्लोरीन लगी हुई है, तो ये भी रिंग को डीएक्टिवेट ही करती है, चाहे ऑर्थो पैरा पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन रिच करे, पर रिंग को थोड़ा बहुत डीएक्टिवेट कर देती है, रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करती है। सी ऑप्शन में कोई भी ग्रुप नहीं है, पर डी ऑप्शन में ये ईथर है जो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बेंजीन रिंग को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच करती है, तो इसलिए जो मिथॉक्साइड ग्रुप वाला डी ऑप्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और आपको बताया गया है कि मोर स्टेबल ए प्रोडक्ट मोर रेडिली इट इज फॉर्म्ड एंड फॉर्म्ड इन ग्रेटर क्वांटिटी, तो इसलिए जो डी ऑप्शन है उसकी डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होगी। फिर 48th क्वेश्चन है द बेस्ट रिएजेंट विच विल ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमने की है कि जो एक कंपाउंड लिया गया है क्रोटोनेल्डिहाइड, उसमें एक इथिलीनिक डबल बॉन्ड भी है और एक कार्बोनिल डबल बॉन्ड भी है, CHO है, जिसको मैं एक्सपेंड करके इस तरह से लिख रहा हूं। और इससे जो हमें प्रोडक्ट चाहिए दैट इज क्रोटाइल अल्कोहल, यानी कि इथिलीनिक डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करना, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप की ही रिडक्शन करनी है। तो कैटालिटिक रिडक्शन ए ऑप्शन में दोनों जगह पे रिडक्शन कर देगी। H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, ये भी दोनों जगह पे करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो दोनों जगह पे रिडक्शन कर देगा। सिर्फ सी ऑप्शन वाला एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन करेगा, तो इसलिए सही ऑप्शन है 48th क्वेश्चन की सी। फिर 49th क्वेश्चन है कि फिनोल गिव्स ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव व्हेन ब्रोमिनेटेड इन एक्वस मीडियम। ये हमने फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन की थी हेलोजिनेशन में, कि ब्रोमीन को जब हम ऐड करते हैं इन नॉन पोलर नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड, तब ओनली मोनो हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस, और जब हम एक्वस सोल्यूशन यूज करें तब व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में फिनोल आयोनाइज होकर फिनॉक्साइड आयन की फॉर्म में होती है, और फिनॉक्साइड आयन में जो O नेगेटिव ग्रुप है वो रिंग को बुरी तरह से एक्टिवेट कर देता है, तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन ही होगी। तो इसलिए 49th क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि इन एक्वस सोल्यूशन फिनोल एग्जिस्ट्स इन इक्विलिब्रियम विद फिनॉक्साइड आयन which is highly activated for electrophilic substitution, तभी ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दी 50th क्वेश्चन, दी मोस्ट स्टीम वोलेटाइल स्पीशीज। तो ये भी हम फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं क्वेश्चन भी, कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल बट पैरा नाइट्रोफिनोल इज नॉट। वाई? क्योंकि जो ए ऑप्शन में दिया गया है कंपाउंड ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण दो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल्स में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स बचेगी? वो होगी या तो वैंडरवाल्स फोर्स या फिर वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू ऑक्सीजन, तो इधर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इसलिए एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की दूसरे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के साथ उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है जो उसने विद इन द सेम मॉलिक्यूल बना लिया। बी ऑप्शन पैरानाइट्रोफिनोल है, उसमें तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई हो जाता है। सी ऑप्शन में भी और डी ऑप्शन में भी OH ग्रुप की वाली कार्बन की ऑर्थो पोजीशन पर कोई नाइट्रो ग्रुप नहीं है,
तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सिर्फ ए ऑप्शन में हो रही है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वो स्टीम वोलेटाइल होगी। बाकी की जो तीनों ऑप्शंस हैं वो स्टीम वोलेटाइल नहीं है। तो इसके साथ हमारी जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, और उसमें हमने कुछ पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव भी किए थे, उनकी असाइनमेंट जो है वो खत्म होती है।